सिर्फ 24 साल एज और अब तक वो कई मिलियन डॉलर कमा चुका था। दुनिया की नजर में वो एक मुजरिम था, लेकिन उसका कहना था कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हमेशा यही करता आया हूँ और यही करता रहूंगा। Ever since I was a kid, I've always wanted to be a criminal. If I could have put it in my yearbook, I would have put, I want to be a criminal. उसे लगता था कि अगर सिस्टम के साथ चलोगे तो कुछ नहीं बना पाओगे। शायद तुम 40 या 50 साल की उम्र में एक घर भी ना बना पाओ, तो सिस्टम के साथ तोड़ फोड़ करना बहुत लाजमी है अगर कमाना है और अमीर बनना है। Things have changed. Nowadays, you got to figure out some sort of way to finesse the system. एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया कि आपके पास कितना पैसा है, और ये इंटरव्यू तब दिया गया जब वो अपने तमाम जुर्म जितने भी उसने आज तक किए थे उससे आजाद हो चुका था। और उसने इस इंटरव्यू में फुल कॉन्फिडेंस से, फुल बेशर्मी से कहा कि दुनिया को तो लगता है कि मेरे पास 32 मिलियन डॉलर है, लेकिन असल में ये कई 100 मिलियन डॉलर तक है। और ये करके भी वो बिल्कुल आजाद था, कानून की नजर में भी और दुनिया की नजर में भी 100% फ्री, कोई केस नहीं। ये एक असली कहानी है एक 24 साल के लड़के की जिसने इतनी कम एज में सैकड़ों मिलियन डॉलर्स बनाए, और ये सब उसने बनाए एक स्कैम से। और इस स्कैम को करने के लिए, इस सारे पैसे को कलेक्ट करने के लिए, यहाँ तक कि उसने एक क्रिप्टो बैंक तक बना दिया। और इस सब के पीछे क्या था? सिर्फ एक फेक वेबसाइट। स्टोरी में सबसे पहले आपने याद रखना एक नाम, नेथन पोपर, जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स में एक जर्नलिस्ट थे। और अगर वो ना होते तो शायद ये स्टोरी आज तक हमारे तक या आपके तक ना पहुंचती। ये वो टाइम था जब क्रिप्टो और बिटकॉइन लोगों को लाखों डॉलर बना के दे रहे थे। इवन के एक स्कूल या कॉलेज जाने वाला लड़का भी मिलियनेयर बनने वाला था। और फिर टाइम आता है 2017 का, जब हर दिन एक नया कॉइन लॉन्च होने लगता है और रातों रात अपनी बुलंदियों पे जाता है और मिलियंस ऑफ डॉलर्स कलेक्ट कर लेता है। I want to give an exact figure. Can you say that it's like over a million at least? Yeah. This is the richest man in crypto, and you don't even know him. Sitting in this bed, in the studio apartment, and I just I'm hoping that became every single one of you buys $1 worth of Bitcoin. Just one On my freaking 18th dollar. birthday, I bought a Lamborghini. क्रिप्टो एक ऐसी चीज थी जो तेजी से कामयाब हो रही थी और लोगों को भी कामयाब कर रही थी। और ये सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन यानी कि SEC के भी कंट्रोल में बिल्कुल नहीं थी। बस जरूरत थी एक नई सोच की जो इससे फायदा उठा सके। पर हमारी ये कहानी यहाँ से स्टार्ट नहीं होती। हमारी ये कहानी स्टार्ट होती है इस 24 साल के लड़के के बचपन से, जिसका नाम था रे ट्रेपानी। My name is Raymond Trapani, Chief Operating Officer, CentraTech. मैं दोबारा से बता दूं कि रे की कहानी कोई फर्जी कहानी नहीं बल्कि एक असल कहानी है। रे बचपन से ही क्रिमिनल माइंडेड था। ये क्राइम करना उसकी मजबूरी नहीं बल्कि शौक था। उसको ना डॉक्टर बनना था, ना इंजीनियर बनना था, ना कोई फुटबॉल प्लेयर बनना था, ना स्पोर्ट्स में जाना था। उसको बनना था क्रिमिनल। रे की मदर एक सिंगल मदर थी और इसके 3 भाई थे, और ये अटलांटिक बीच पे रहता था। बहुत बड़ा ड्रग एडिक्ट था और अय्याशी फुल चल रही थी इसकी लाइफ में। और दोस्तों के साथ मिलके इसने हर किस्म का क्राइम किया। लेकिन एक दिन उनके हाथ प्रेस्क्रिप्शन पैड लग जाता है, जिसके जरिए वो मेडिकल स्टोर से या फार्मेसी जिसको आप कहते हैं, वहाँ से वो मेडिसिन, वो पिल्स खरीदना शुरू करते हैं जो ड्रग्स में यूज़ होती हैं। और इस प्रेस्क्रिप्शन पैड से वो इतनी बाइंग करते हैं कि एक एक दिन में 5-5 हज़ार डॉलर तक वो अपने बचपन में ही कमा रहा था। और ये सारा पैसा वो अय्याशी में इस्तेमाल कर रहा था, और इसी में से कुछ पैसा री इन्वेस्ट करते थे और दोबारा ड्रग्स परचेज करते थे और उसको मार्केट में सेल करते जाते थे। लाइफ अच्छी जा रही थी, पैसा भी था, ड्रग्स भी थे और बिजनेस भी चल रहा था। लेकिन ये ज़्यादा देर तक चल नहीं पाया और आखिरकार रे और उसके दोस्त अरेस्ट हो गए। और रे ने फैसला किया कि वो पुलिस को सब कुछ सच सच बता देगा, और वो सरकारी गवाह बन गया। और उसने सारा का सारा इल्ज़ाम अपने दोस्तों पर डाल दिया। उसके दोस्तों को तकरीबन 2 साल की कैद हुई, लेकिन रे को बिल्कुल फ्री कर दिया गया। वो फिर से एक बार अच्छा बच्चा बन के बाहर आ गया। और ये फर्स्ट टाइम था जब रे ने पहली बार कानून के साथ खेलना शुरू किया, और उसको समझ आ गया कि किस तरह हम जुर्म करके, क्राइम करके भी सरकारी गवाह बन के बच सकते हैं। रे का दिमाग बहुत तेज चलता था और वो रिलेशनशिप्स बनाने में भी बहुत तेज था।
इसके फौरन बाद जब वो बच के निकला, उसने यहाँ से एक लग्जरी रेंट कार बिजनेस स्टार्ट किया मियामी एक्सोटिक्स के नाम से। At all. It was too easy. और ये उसका पहला और आखिरी लीगल बिजनेस था। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसको जरूरत थी एक ऐसे दोस्त की जिसको पहले से कार्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो और वो इसको इसमें हेल्प भी कर सके। तो इसने उस अपने साथ पार्टनर बनाया बर्ड को, जो उसका एक दोस्त था। अब इनके पास एक बिजनेस प्लान था और ये दोनों दोस्त रिलेशन बनाने में भी बहुत अच्छे थे। रे और बर्ड, इन दोनों ने एक ऐसा लड़का ढूंढने का सोचा जो मेहनती हो और ऑफिस में बैठ के उनका सारा काम कर सके। और इन्होंने अपने एक स्कूल के दोस्त को बुलाया इस काम के लिए, जिसका नाम था सॉर्बी। स्कूल टाइम में ये दोनों इससे बहुत ज़्यादा नफरत करते थे, लेकिन ये बहुत मेहनती था और इन्होंने इसी को चूज किया अपने इस काम के लिए। मियामी एक्सोटिक्स एक लग्जरी कार रेंट बिजनेस था जिसके अंदर लैम्बोर्गिनी, फरारी, रोल्स रॉयस जैसी कार्स थी। और लेकिन इसको स्टार्ट करने के लिए उनको चाहिए था पैसा, बहुत सारा पैसा। कार्स तो वो लीज पे लेने वाले थे, लेकिन फिर भी उनको डिपॉजिट देने के लिए और सबको सेटअप को बनाने के लिए पैसा चाहिए था। और रे ने सोचा कि ये पैसा वो अपने जो नाना, जो कि पहले से बिजनेसमैन थे, उनसे मांग सकता है। और वो गया अपने नाना के पास, जिसको वो कहता था पॉप। पॉप ने अपना घर गिरवी रखवा दिया और तकरीबन $500,000 यानी कि $5 लाख कर्जा लेके रे को दे दिया, जिससे रे ने लग्जरी कार रेंट बिजनेस यानी कि मियामी एक्सोटिक्स स्टार्ट किया। और बिजनेस बहुत ज़बरदस्त चलने लगा। अब उसके पास लग्जरी कार थी, एक अच्छा लाइफस्टाइल था, इनकम भी अच्छी चल रही थी। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि अब वो खर्चे पहले से भी ज़्यादा करने लगा और करते करते इन तीनों दोस्तों के खर्चे अपने प्रॉफिट से भी ज़्यादा बढ़ गए। अगर कंपनी $60,000 मंथली कमा रही थी तो इनका खर्चा उससे डबल हो रहा था। और फिर एक बार फिर से कंपनी लॉस में जाना शुरू हुई। यहाँ से रे ने दोबारा से अपनी फैमिली से कुछ पैसे मांगने का सोचा और उसने अपनी फैमिली में हर किसी से उधार लिए। जो भी उनको मिला उससे उसने उधार लिया और $500,000 और ले लिया। लेकिन बर्ट, सॉर्बी और रे, इनकी अय्याशी उसी तरह चल रही थी। कंपनी का प्रॉफिट तो था, लेकिन वो इतना नहीं था कि इनके अय्याशियों का खर्चा उठा सकता और कंपनी एक बार फिर से लॉस में चले गई। आखिरी $1 लाख बचा था और रे उसको लेके एक कसीनो में चले गया और सारा का सारा हार आया। रे दोबारा से ड्रग्स लेने लगा, इवन के ये सुसाइड करने के बारे में भी सोचने लगा। बेइंतहा ज़ाइनिक्स इस तरह करता था जैसे कोई टॉफियां खा रहा हो। और अब तक मियामी एक्सोटिक्स पूरी तरह डूब चुकी थी। अब ये सब के सब दोस्त एक दूसरे से नफरत करने लगे थे, क्योंकि रे को लगता था कि सॉर्बी और बर्ड सारा पैसा खा गए और उन दोनों को लगता था कि रे की ड्रग एडिक्शन ने और इसकी याशियों ने सारा पैसा डुबो दिया और ये आपस में लड़ना शुरू हो गए। अभी ये सब चल ही रहा था। रे और बर्ड मियामी एक्सोटिक्स में बैठे हुए थे और सॉर्बी आता है और वो आके इनको क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताता है, जिसके बारे में पहले से रे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। और वो बताता है क्रिप्टो करेंसी के एक लूप होल के बारे में। और यहाँ से इन्हें पता चलता है कि क्रिप्टो का काम तो बहुत अच्छा है, इसमें लोग पैसा भी कमा रहे हैं और बिजनेस भी कर रहे हैं, लेकिन इस पैसे को खर्चने का कोई तरीका नहीं। ना ही इसके पीछे कोई क्रिप्टो बैंक था, ना ही कोई क्रिप्टो एक्सचेंज, ना ही कोई ऐसा क्रिप्टो डेबिट कार्ड जिससे लोग पैसा खर्च सके। और यही था उनका आइडिया कि लोग जो क्रिप्टो से पैसा तो कमा रहे हैं, यानी कि क्रिप्टो कॉइन्स, बिटकॉइन, इथेरियम और इस तरह के डिफरेंट जो कॉइन्स हैं, उनसे लोग पैसा तो बना रहे हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स बना रहे हैं, लेकिन उसको डायरेक्टली खर्चने के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी डेबिट कार्ड, बैंक, कोई एक्सचेंज कुछ भी नहीं है। और ये था आइडिया जहां से शुरुआत होने वाली थी $1 मिलियन गेम की। अब उन्होंने बर्ड को पीछे छोड़ा और सॉर्बी और रे और इन्होंने अपने साथ एक और दोस्त को मिलाया और काम पे लग गए। सबसे पहले इन्होंने अपना बैकग्राउंड मजबूत करना था, जिसके लिए इन्होंने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बनाई और जिसमें शो किया कि सब के सब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से पढ़े हुए हैं, ताकि ऐसा लगे कि इस कंपनी को चलाने वाले तमाम लोग प्रोफेशनल हैं और उन पे भरोसा किया जा सकता है। और ये थी पहली बुनियाद सेंट्रा टेक की, जिसमें वो सेंट्रा कॉइन और सेंट्रा डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाले थे, ताकि लोग अपनी किसी भी करेंसी में, किसी भी बिटकॉइन करेंसी में, जो भी पैसा क्रिप्टो करेंसी में उनका पड़ा हुआ है, उसको मैक्सिमम हमारे इस कॉइन में लेके आए, ताकि वो हमारे डेबिट कार्ड के जरिए किसी भी शॉप पे जाके, किसी भी जगह जाके बगैर कन्वर्जन चार्जेस के इसको खर्च सके। अब उन्होंने अपनी प्रोफाइल को तो मजबूत कर लिया था, अब वो दुनिया को दिखा रहे थे कि ये हार्वर्ड के पढ़े लिखे नौजवान हैं जो एक नई कंपनी को चला रहे हैं। नेक्स्ट उन्हें जरूरत थी एक बिजनेस प्लान की,
जिसके लिए उन्होंने सिंगापुर की एक कंपनी 10X को टारगेट किया, जिसने एक डेबिट कार्ड लॉन्च किया था और उस डेबिट कार्ड के जरिए $20 मिलियन कलेक्ट किए थे। रे और सॉर्बी ने अपवर्क से एक डेवलपर को उठाया और 10X जैसी वेबसाइट तैयार कराई। इन्होंने जहां जहां 10X लिखा था उसको सेंट्राटेक से बदल दिया। कोई और चेंज इस वेबसाइट में नहीं की गई क्योंकि ये एक परफेक्ट बिजनेस प्लान था जो पहले एक बार काम कर चुका था। कुछ मजीद काम करने के लिए सॉर्बी ने 2 डेवलपर्स को भी हायर कर लिया। अब एक प्रॉपर बिजनेस प्लान स्टार्ट हो चुका था। इनके पास एक वेबसाइट थी जिसके पीछे जितने भी एम्प्लॉयज थे या सीईओ था, सारे हार्वर्ड के पढ़े हुए थे, यानी कि कोई भी इस वेबसाइट पे आता तो इस पे भरोसा जरूर करता। नेक्स्ट इनके पास एक सीईओ था जिसका नाम था माइकल एडवर्ड। इसका नाम याद रखिएगा, ये भी इस स्टोरी में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, लेकिन ये स्टोरी में आपको बहुत कम जगह पे नजर आएगा। आगे बढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि सेंट्राटेक करने क्या वाली थी। सेंट्राटेक एक कंपनी थी जिसकी एक वेबसाइट थी, जिसके सारे एम्प्लॉयज पढ़े लिखे थे और इन्होंने अपना एक ICO लॉन्च किया, यानी कि इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। ये क्रिप्टो करेंसी में जो कॉइन्स जो आप परचेज करते हैं जैसे बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह, उसका जो स्टार्टिंग स्टेज है उसको आप कह सकते हैं इनिशियल कॉइन ऑफरिंग या IPO। अगर बहुत से लोग इसके बारे में जानते हैं IPO के बारे में तो वो इनिशियल कॉइन ऑफरिंग को भी समझ जाएंगे। फिर भी समझने के लिए मैं आपको बता दूं, जब आप कोई भी शेयर परचेज करते हैं ये अपनी इनिशियल स्टेज पे इस शेयर को लॉन्च करने से पहले IPO लॉन्च किया जाता है ताकि मैक्सिमम कैपिटल जनरेट किया जाए उस कंपनी के बिहाफ पे जिसका ऑलरेडी नाम मार्केट में है, और बाद में इसको एक प्रॉपर शेयर की शेप में ले आया जाए। इसी तरह एक कॉइन लॉन्च करने से पहले इनिशियल कॉइन ऑफरिंग ICO आती है ताकि लोग उस कंपनी में इन्वेस्ट करें। उसने कोई ऐप बनानी, वेबसाइट बनानी या कॉइन लॉन्च करना है तो उसके लिए लोग उस वेबसाइट में इन्वेस्ट करें, और बाद में जब ये कंपनी और इसके कॉइन्स ऊपर जाना शुरू हो तो सबको प्रॉफिट हो। और इसके अंदर सबसे बड़ी अट्रैक्शन ये थी कि इस कंपनी ने प्रॉमिस किया कि हम एक क्रिप्टो डेबिट कार्ड लेके आएंगे, सेंट्रा कार्ड, जो अभी तक की क्रिप्टो करेंसी में कमाने वालों की सबसे बड़ी कमजोरी थी, क्योंकि वो क्रिप्टो को पहले किसी ना किसी करेंसी में चेंज करते थे फिर उसको खर्चते थे। यहाँ पे उनको एक ऐसा डेबिट कार्ड ऑफर हो रहा था जिसको वो किसी भी शॉप पे जाके किसी भी जरूरत के टाइम डायरेक्टली जाके यूज कर सकते थे या किसी भी ATM कार्ड से जाके अपना पैसा निकलवा सकते थे। वैसे तो कंपनी की वेबसाइट पे इनका पूरा स्टाफ जो है वो शो किया गया, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा नुमाया था इसका जो CEO था माइकल एडवर्ड, जिसके बारे में अभी हम आपको बताएंगे। उसके अलावा एक रे, सॉर्बी और एक इनका दोस्त जिसको इन्होंने बाद में हायर किया। हर चीज अपने प्लान के मुताबिक चलने लगी। लोग सेंट्राटेक में इन्वेस्ट करने लगे और इन्वेस्टमेंट करते करते एक महीने में ये टाइम आ गया कि लोग 50 से 60 हजार डॉलर तक इन्वेस्ट कर चुके थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब डायरेक्टली सेंट्राटेक ने जंप किया, एक दिन में, एक रात में इसमें $2 मिलियन जमा करवाए गए। लोगों ने अचानक से बहुत तेजी से इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था, जिसके बारे में रे, सॉर्बी और माइकल एडवर्ड इन तीनों को कोई खबर नहीं थी। लेकिन जब इन्होंने सर्च किया कि ऐसा क्यों हो रहा है तो उन्हें एक आर्टिकल मिला। ये आर्टिकल क्लिफ हाई ने लिखा था, जिसको उस वक्त क्रिप्टो गुरु भी कहा जाता था और आज भी उसको क्रिप्टो गुरु माना जाता है। क्लिफ हाई ने अपने आर्टिकल में लिखा कि ये एक अच्छी कंपनी है और आगे जाके इसने बहुत ज्यादा तरक्की करनी है, जिस वजह से लोगों ने इसमें अचानक से बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और मिलियंस ऑफ डॉलर इसमें इन्वेस्ट करते गए। सेंट्राटेक में इन्वेस्ट करने वालों में से एक आदमी जेकब ब्रेंसेट भी था, जो कि एयरफोर्स से था और बहुत जल्दी पैसा कमाना चाहता था, और उसने बिटकॉइन और डिफरेंट कॉइन्स के जरिए क्रिप्टो करेंसी में बहुत सा पैसा कमा भी लिया था। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि वो इस पैसे को एंजॉय करना चाहता था, दुनिया फिरना चाहता था, और उसके लिए उसको चाहिए था एक डेबिट कार्ड जो सिर्फ और सिर्फ सेंट्राटेक ऑफर कर रहा था। उसने अपना सारा का सारा पैसा सेंट्राटेक में इन्वेस्ट किया, सारे कॉइन से निकाला और सेंट्राटेक के ICO में इन्वेस्ट कर दिया। जेकब का जिक्र करना यहाँ पे इसलिए लाजमी था क्योंकि ये आगे जाके सबसे ज्यादा हेल्प करने वाला था सेंट्राटेक को पकड़ने के लिए। अब सेंट्राटेक आगे बढ़ने लगी थी, लोग मिलियंस ऑफ मिलियन डॉलर इसमें जमा करवा रहे थे। इसके लिए चाहिए था एक ऑफिस, और इन पार्टनर्स ने मिलकर एक ऑफिस बनाया जिसके अंदर तकरीबन 50 एम्प्लॉयज रखे। हाई टेक ऑफिस था, डेवलपर्स रखे गए, इसमें हर किस्म का स्टाफ रखा गया और सारा का सारा पढ़ा लिखा और टैलेंटेड स्टाफ रखा गया। लेकिन इस स्टाफ को ही नहीं पता था कि वो खुद से एक स्कैम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अब सेंट्राटेक एक नेक्स्ट लेवल कंपनी बन चुकी थी और तकरीबन लोग $5 लाख डेली बेसिस पे इसमें जमा करवा रहे थे। सब कुछ जबरदस्त जा रहा था, रे की फुल अयाशी चल रही थी, वो अपने ड्रग्स ले रहा था, लग्जरी कार्स में घूम रहा था
और लाखों डॉलर उड़ा रहा था। उसका अपना अकाउंट भी मिलियंस ऑफ डॉलर से भर चुका था। यहाँ तक रे की एज सिर्फ और सिर्फ 24 साल थी और एक दिन एक इन्वेस्टर ने रे को अपना पर्सनल अकाउंट दे दिया। इतने मिलियंस ऑफ डॉलर होने के बावजूद जैसे ही उसको उसका लॉगिन मिला, उसने इसमें से भी सारे के सारे पैसे निकाल लिए, क्योंकि वो अभी तक क्रिमिनल माइंडेड ही था। जितना मर्जी पैसा आ जाता उसके पास, उसने क्राइम करना ही करना था। पर सेंट्राटेक के डूबने और इनके पकड़े जाने की वजह ये नहीं बना। कंपनी फिर से चलने लगी, आगे बढ़ती जा रही थी और अब उन्होंने सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट भी स्टार्ट कर दी थी। सबसे पहले उन्होंने फ्लॉयड मैकवेदर को एंडोर्समेंट के लिए हायर किया, उसके बाद डीजे खालिद को हायर किया गया और इसी तरह डिफरेंट सेलिब्रिटी से उन्होंने काम करवाया, जिसको देख के इन्वेस्टर्स और भी ज्यादा इन्वेस्ट करने लगे। अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, कंपनी अच्छा कमा रही थी, इसका अपना ऑफिस था, तीनों पार्टनर्स अच्छा कमा रहे थे, इसका सीईओ भी सेफ था और इसका नाम भी बन चुका था और डेबिट कार्ड भी लॉन्च होने वाला था। और जैसे ही वो सेंट्राटेक का सेंट्रा कार्ड लॉन्च करते हैं, उसके ऊपर बकायदा वीजा और बैंक और लिखा हुआ था, जिसके बाद प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे आता है न्यूयॉर्क टाइम्स का वो जर्नलिस्ट जिसके बारे में मैंने आपको सबसे पहले बताया था। वो करता है रे को कॉल और रे को बताता है कि मैंने वीजा कंपनी को कॉल किया है और उन्होंने ये बात कंफर्म की है कि हमें सेंट्राटेक की तरफ से कोई अपील, कोई भी एप्लीकेशन नहीं आई है कि वो वीजा कार्ड इशू करे। Ray, Visa's just saying this company Centra is not allowed to issue a card with Visa on it. जिस पे रे बहाने बनाना शुरू कर देता है और इसका शक यहाँ से और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद सेंट्राटेक को बैंक ऑफ की तरफ से लेटर मिलता है कि अपने कार्ड के ऊपर से हमारा नाम हटाया जाए, क्योंकि अभी तक हमने ऐसा कुछ भी इशू नहीं किया। अभी ये सब चल ही रहा होता है कि क्लिफ हाई की तरफ से एक ट्वीट किया जाता है कि उन्होंने सेंट्राटेक के बारे में जो आर्टिकल लिखा था वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी और मैं इस मिस्टेक को ठीक करता हूं और सबको बताता हूं कि सेंट्राटेक एक धोखेबाज कंपनी है। जिसको कवर करने के लिए क्लिफ हाई और सॉरबी, इनकी एक लाइव कॉन्फ्रेंस भी सारी ऑडियंस के सामने होती है, लेकिन उसके अंदर सॉरबी क्लिफ हाई के जो भी सवालात थे, क्योंकि वो क्रिप्टो गुरु था, उसका जवाब नहीं दे पाता। और अभी ये सब कुछ चल ही रहा होता है कि लोग पूछना शुरू कर देते हैं कि माइकल एडवर्ड कहाँ है। ये वही माइकल एडवर्ड है जिस सीईओ के बारे में मैंने आपको शुरू में कहा था कि ये इस स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है। और जब लोग बहुत ज्यादा माइकल एडवर्ड के बारे में पूछना शुरू करते हैं तो अचानक से माइकल एडवर्ड की डेथ हो जाती है। असल में नहीं होती है, ये सेंट्राटेक की तरफ से न्यूज दी जाती है कि माइकल एडवर्ड एक एक्सीडेंट में मारे गए और सेंट्राटेक के सीईओ को चेंज करके रे के नाना, जिनको वो पॉप कहता था, उसको सेंट्राटेक का सीईओ बना दिया जाता है। और फिर कुछ अरसे बाद पता चलता है कि ये माइकल एडवर्ड एक्चुअल में कोई था ही नहीं, ये गूगल से उठाई गई पिक्चर थी। कैसी अजीब बात है, इतनी बड़ी कंपनी जो कि असल में है तो एक वेबसाइट और लोग लाखों डॉलर इसमें जमा भी करवा रहे हैं, जिसका सीईओ एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसकी पिक्चर एक गूगल से उठाई गई एक बूढ़े आदमी की पिक्चर है। और जब न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से उसका इंटरव्यू किया जाता है तो वो बताता है कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा का एक प्रोफेसर हूँ। आखिरकार माइकल एडवर्ड को ढूंढ लिया जाता है, लेकिन उसका रियल नेम होता है डॉक्टर एंड्रयू। और मजे की बात यह है कि उस इंटरव्यू में माइकल एडवर्ड यानी कि डॉक्टर एंड्रयू, जो असल में डॉक्टर एंड्रयू है और यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा के प्रोफेसर हैं, वो अपनी ही मौत की न्यूज़ भी पढ़ के सुनाते हैं कि माइकल एडवर्ड जो कि कंपनी सेंट्राटेक के सीईओ थे, वो एक एक्सीडेंट में मारे जा चुके हैं। अब सेंट्राटेक पे हर तरफ से हमले हो रहे थे। बैंक ऑफ ने इनको लेटर लिख दिया था, जिस वजह से इनको बैंक ऑफ हटाना पड़ा। लोगों की पोस्ट लगना शुरू हो गई कि बैंक ऑफ क्यों हटा दिया। वीज़ा की तरफ से कंफर्मेशन आ चुकी थी, क्योंकि जर्नलिस्ट ने उनको कॉल करके बता दिया था कि आपका नाम सेंट्राटेक के कार्ड पे यूज़ किया जा रहा है। उधर से माइकल एडवर्ड वाला बहाना भी लगा दिया गया था। अब बारी आ चुकी थी सेंट्राटेक के डूबने की। लेकिन एक आदमी जिसका हमने पहले भी जिक्र किया, जैकब, जो कि एयरफोर्स से था और डेबिट कार्ड लेना चाहता था और सबसे ज़्यादा उतावला था इन्वेस्ट करने के लिए और अपने पैसे को खर्चने के लिए, वो इस पे बहुत ज़्यादा इंक्वायरी कर रहा था अपने तौर पे और पोस्ट लगा रहा था। सेंट्राटेक की तरफ से उसको ऑफर भी की गई कि हमसे पैसे ले लो और अपनी पोस्ट डिलीट कर दो, लेकिन हर कोई बिकने वाला नहीं होता। अभी हर तरफ से बैड न्यूज़ आ ही रही होती हैं कि साउथ कोरिया से सेंट्राटेक में एक कॉल आती है और ये कॉल थी बिटसेट नाम की एक कंपनी से, जो एक असली कंपनी थी।
और उन्हें ये क्रिप्टो डेबिट कार्ड यानी कि सेंट्रा कार्ड का आइडिया बहुत अच्छा लगा और वो चाहते थे कि वो इन्वेस्ट करें इस डेबिट कार्ड में, सेंट्रा टेक में, जिसके लिए सौरभी जाता है साउथ कोरिया और साथ में वो कार्ड भी ले जाता है। बैक एंड पे वो एक एप्लीकेशन तैयार करते हैं कि डेमो देते वक्त जब वो इस कार्ड को यूज करे तो उसमें से जो पैसे निकले वो उस एप्लीकेशन के जरिए उसको निकाल ले। ये एक सिंगल एप्लीकेशन थी और सिंगल कार्ड था क्योंकि पीछे कोई सिस्टम ऑलरेडी था ही नहीं, लेकिन किसी टेक्निकल वजह से वहां पे सौरभी फेल हो जाता है और वो कार्ड नहीं चलता। फिर भी बिटसेट साउथ कोरियन कंपनी सेंट्रा टेक में $15 मिलियन तक इन्वेस्ट कर देते हैं और एक बार फिर से सेंट्रा टेक आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। सेंट्रा टेक का आईसीओ लगातार ऊपर जा रहा है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स सेंट्रा टेक में आ रहे हैं, लेकिन उधर से न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल आता है जिसमें इल्जाम लगाया जाता है उन सेलिब्रिटीज पे जिसकी एंडोर्समेंट से सेंट्रा टेक ऊपर जा रहा था कि इन्होंने एक धोखेबाज कंपनी का साथ दिया और इसके बाद जैसे आग ही लग जाती है। एसईसी की नजर सेंट्रा टेक पे पड़ जाती है और एक लीगल केस स्टार्ट हो जाता है और इसके लिए सेंट्रा टेक से रे और सौरभी हायर करते हैं एक लॉयर को, जिसको वो सिंपल गूगल करके निकालते हैं और उससे टेलीफोनिक राब्ता करते हैं, जिसका नाम था एरिक पॉप। ये वही लॉयर था जिसने इनको मशवरा दिया था कि बैंक ऑफ का जो लोगो है वो अपने कार्ड से हटा दें और वीजा का वहीं लगा रहने दे और इसको चलने दे, इसको इग्नोर करें। और फिर से ये उसी लॉयर के पीछे लग जाते हैं और उसके जरिए इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जब केस काफी आगे बढ़ता जाता है, एसईसी इनके पीछे पड़ जाता है, होम सिक्योरिटी डिपार्टमेंट इनके ऑफिस तक पहुंच जाता है, तो ये एक और लॉयर हायर करते हैं जो इनको बताता है कि एरिक पॉप नाम का कोई भी लॉयर मौजूद ही नहीं है। ये क्योंकि उससे ऑनलाइन बात कर रहे थे, वो लाइसेंस चेक करता है कि एरिक पॉप कहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा है, उसका लाइसेंस है या नहीं है। तो ये सब कुछ चेक करके जो दूसरा लॉयर है वो इनको बताता है कि ऐसा कोई लॉयर एग्जिस्ट ही नहीं करता। और जब ये पता करते हैं कि एरिक पॉप असल में कौन है तो इन्हें पता चलता है कि वो एक कॉलेज जाने वाला स्टूडेंट है जो आवाज बदल के इनसे बात कर रहा था और इनसे लाखों डॉलर जो है इस केस के नाम पे चार्ज कर रहा था। यहाँ पे स्कैम करने वालों के साथ ही एक बार स्कैम हो चुका था। अब सेंट्रा टेक डूबने वाला था, सौरभी अरेस्ट हो जाता है और रे को कॉल आती है कि अब वो भी अरेस्ट होने वाला है क्योंकि एसईसी अब इनके पीछे पड़ चुका था। और जब रे को पता चलता है कि वो अरेस्ट होने वाला है तो वो अरेस्ट होने से बिल्कुल पहले जितने ड्रग्स उसके पास थे या कोई ड्रिंक्स थी या जाइनिक्स की गोलियां थी, जो भी है वो सारे के सारे ड्रग्स इकट्ठे ले लेता है और वो मेक श्योर करता है कि जिस टाइम वो पकड़ा जाए उस टाइम वो नशे में हो, क्योंकि एक बार वही टाइम आ चुका था जैसे ये अपने बचपन में ड्रग्स बेचता हुआ पकड़ा गया था। रे को 240 साल सजा होने वाली थी। एसईसी और होमलैंड सिक्योरिटी उसके पीछे थे और कोई भी बचने का चांस नहीं था। सौरभी और बाकी पार्टनर्स ऑलरेडी जेल में थे, कंपनी डूबने जा रही थी, लोगों का लाखों डॉलर इन्वेस्ट हुआ था जो कि डूब चुका था। न्यूज में हर तरफ यही न्यूज चल रही थी कि सेंट्रा टेक लोगों के मिलियंस ऑफ डॉलर्स खा चुकी है। और फिर रे का लॉयर उसको मशवरा देता है कि वो एसईसी और एफबीआई के साथ कोऑपरेट करे और उनको सब कुछ सच सच बता दे। अब रे को याद आता है कि कैसे उसने उस ड्रग वाले केस में सरकारी गवाह बन के अपने ही दोस्तों को फंसा दिया था और खुद अच्छा बन गया, क्योंकि सरकारी गवाह या फिर जब आप किसी भी फोर्स के साथ, किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ कोऑपरेट करते हैं तो आपको खुद छोड़ दिया जाता है। ये केस 4 साल चलता रहा, जिस दौरान रे को 11 बार रिहैब सेंटर भी भेजा गया। इस वजह से क्योंकि जब वो अरेस्ट हुआ था उसने ज्यादा से ज्यादा नशा इसलिए ही किया था ताकि वो बार बार रिहैब सेंटर जाए और उसको सोचने का टाइम मिले कि कैसे इस केस से निकला जा सकता था। और इस दौरान रे शादी भी कर चुका था। रे ने एफबीआई और एसईसी के साथ कोऑपरेट किया और सरकारी गवाह बन गया और सारा का सारा इल्जाम सौरभी और फारकस, जो कि इनका थर्ड दोस्त था, उस पे लगा दिया। उसने कहा कि सारा का सारा पैसा या तो सेंट्रा टेक कंपनी में मौजूद है या सौरभी के पास मौजूद है और खुद यहाँ पे वो बाइज्जत बरी हो गया। सौरभी को 8 साल की सजा मिली, फारकस जो थर्ड दोस्त था उसको 1 साल की सजा मिली और लोगों को, जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ था इस कंपनी में, उनको सिर्फ $2.4 मिलियन वापस मिला, क्योंकि रे ने सारा इल्जाम सौरभी पे लगा दिया था कि सारा पैसा उसके पास है और वो जेल में मौजूद था और रे को बाइज्जत बरी कर दिया गया था और अब वो फ्री था, उसके ऊपर कोई केस नहीं था, वो 100% फ्री था
कोई क्राइम, कोई स्कैम, कुछ नहीं, और मिलियंस ऑफ डॉलर्स अब किसके पास थे कोई नहीं जानता था। अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में रे ने बताया कि उसने एक नया घर लिया है जो कि उसने अपनी वाइफ और अपने फादर इन लॉ के नाम पे लिया है। अब एक बंदे के ऊपर इतना केस चला, फिर भी उसके पास इतना पैसा है कि वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का दोबारा से घर खरीदता है। तो सोचने की बात है कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है। अब यहाँ पे आप सबके लिए एक क्वेश्चन है कि रे के पास कितना पैसा मौजूद है। इसके बारे में एक डॉक्यूमेंट्री आप नेटफ्लिक्स पे भी जाके देख सकते हैं, और अगर किसी को भी पता है कि एक्चुअल में रे के पास कितना पैसा मौजूद है उसके बारे में हमें कमेंट में जरूर बताएं, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे ऑल पे जरूर क्लिक करें ताकि तमाम नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।